नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ आज हैदराबाद से भाजपा से जुड़े नेता दीपक जी हैं। हम आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और आशा है देश की परिस्थितियों को देखते हुए आप उनके ऊपर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान में एलओसी क्लियर है कि जब जानकारी है कि भाई एलओसी है, तो उसी प्रकार से क्या चाइना की तरफ एलएसी क्यों है, एलओसी क्यों नहीं है? ये आप इस तरीके के क्वेश्चन भाजपा से पूछने से बेटर ये कांग्रेस के प्रवक्ता को पूछने वाली क्वेश्चन है। पर नहीं, मेरी पूरी बात सुनिए जी। एक्चुअली मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि वो तो 1947 में भाजपा नहीं था। सही बात। वो टाइम पे जो था कांग्रेस था। तो तब का प्रधानमंत्री जो नेहरू जी थे, उनका जो गलत डिसीजन लिए उसका नतीजा आज हम चाइना से और इधर पाकिस्तान से दोनों से दिन रात लड़ना झगड़ना पड़ रहा है। यदि उस दिन उनको ये चीज़ नहीं रहता होता तो कि मुझे स्टेट्समैनशिप बनना है, मुझे इंटरनेशनल पॉलिटिशियन बनना है, या मुझे बहुत इंटरनेशनली फेम होना बोल के अगर उनको ये चीज़ नहीं रहता होता, आज भारत देश का नक्शा कुछ और होता था, भारत देश का फेम और ग्लोरी कुछ और होता था। लेकिन अनलकीली क्या हो गया कि अपना देश आगे नहीं बढ़ने वाले कदम उस दिन नेहरू जी ने किया था। उनको अच्छे रिलेशन बनाना था कम्युनिस्ट पार्टी से, उनको अच्छे संबंध बनाना था चाइना से, ताकि सभी के सामने एक विशाल हृदय है मेरा बोल के इस तरीके का प्रवर्तन उनका एक फेस बनाना चाह रहा था इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि ये इंटरनेशनली फेम हो जाए। इसी के कारण इस विषय में चलते चलते अपने को जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो परमानेंट काउंसिल में अपने को परमानेंट मेंबरशिप मिलने वाला था, सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबरशिप मिलने वाला था, उसे भी रिजेक्ट करें और उसे भी नेहरू जी ने जो है अपने चाइना को परमिशन दे दिया। आज अगर भारत देश यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर नहीं है तो उसका मुख्य कारण है नेहरू जी। तो वही समय में हमारे जो डिमार्केशन होना था चाइना और भारत देश के बीच में, जो डिमार्केशन होना था, क्लियर डिमार्केशन होना था, लेकिन ये नेशनल लेवल से उठ के इंटरनेशनल लीडर बनने के लिए देश के सुरक्षा को बलिदान कर दिया। देश के जो सुरक्षा व्यवस्था था, देश के जो मिलिट्री था, उनके जानों के साथ खिलवाड़ करके वहाँ के उनके स्वार्थ के लिए वहाँ पे एक जोन को छोड़ दिए, जिसे आज हम LAC बोल के बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में वो फ्री जोन होता है, वो नो मैन्स लैंड है। वो जोन में ना चाइना आगे आ सकता है ना इंडिया आगे जा सकता है। अपने अपनी जगह पे एक पर्टिकुलर पॉइंट से दोनों के तरफ, टुवर्ड्स चाइना एंड टुवर्ड्स इंडिया, दोनों के तरफ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक कोई भी अपना मिलिट्री को या मिलिट्री बेसिस को वहां पे नहीं रख सकते या परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते। इस तरीके का एक क्वेश्चन मार्क वाले परिस्थिति जो लाए हैं वो है अपना जवाहरलाल नेहरू जी, तब के प्रधानमंत्री। अगर वो चाहते होते तो वहां पे भी एक क्लियर डिमार्केशन बनता था, एक क्लियर डिमार्केशन की तरह एक LOC रहता था, तो हमें क्लियर रहता था, इंटरनेशनल लेवल्स में भी एक क्लैरिटी रहता था कि हाँ भाई ये प्लेस इंडिया का है, ये प्लेस चाइना का है। अगर कोई अतिक्रमण कर रहे हैं तो इसमें विश्व स्तर पे बातचीत होती थी, UN इंटरफेरेंस रहता था और ये सारी चीज चल सकता था। लेकिन विवाद की जड़ नहीं रहती, ये विवाद की जड़ रही नहीं थी, लेकिन विवाद का जड़ उन्होंने पैदा किया वहां पे उनके स्वार्थ के लिए, उनके इंटरनेशनल रेपुटेशन के लिए, इंटरनेशनल स्टेटमेंटशिप बनने का जो चाहत था, उसके लिए भारत देश को इस परिस्थिति में उन्होंने लेके गया। उसी का रीजन है, उसी का नतीजा आज डोकलाम भी देख सकते हैं, गलवान वैली भी देख सकते हैं, अक्सई चीन हमारे पास हाथ से चले गया। पाकिस्तान और चाइना दोनों मिला के 80,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड को कब्जा कर लिए। ये पूरे चीज जो है ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ नेहरू के नेगेटिव डिसीजन एंड रॉन्ग डिसीजन के कारण ये परिस्थिति आज भारत देश को हुआ, वरना आज का भारत अलग रहता था और इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को आज देखना पड़ रहा है। यही है LAC का कहानी। आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, क्या भारत और चाइना के बीच में LOC कभी कवर हो पाएगा या हो सकेगा? अब तो भाजपा है हम, तो हमारी इस भाजपा की इस रणनीति में आगे क्या हो सकता है?
देखिए, बात ऐसी होती है कि हम दो देशों के बारे में बात नहीं कर सकते आज ये इंटरनेशनल मुद्दा हो गया। अगर भारत और चाइना के बीच में कुछ विवाद होता है या बातचीत होती है या डिप्लोमेटिक बात होती है तो पूरा विश्व का निगाह इनके ऊपर रहता है कि क्या हो रहा है। इसका एक रीजन है। इसका रीजन ये है, अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखते हो, चाइना नंबर 1 पोजीशन में जाने की थाक पे फिराक पे है। उसी तरीके से आज भारत देश का जो रेपुटेशन है इंटरनेशनल में काफी बड़ा है कि आप कभी कोई सोच भी नहीं सकते थे कि इजराइल और यूएई मिल जाएंगे, उनके बीच में एक समझौता होगा। लेकिन वो पॉसिबल क्यों हुआ? अपने प्रधानमंत्री मोदी के कारण हुआ। तो आज का भारत जो है, आज के भारत का बात पूरा विश्व सुनने के लिए रेडी है। पूरा विश्व भारत देश क्या कहता है, क्या बोल रहे हैं बोल के भारत देश के साइड निगाह रहती है और देख रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति पे यदि हम बोलते हैं कि हाँ भाई जाके चाइना से लड़ लेंगे हम लोग, ये एक वॉर जंग की परिस्थिति करेंगे या जंग शुरू कर देंगे और हम कब्जा करेंगे, वो अलग बात है, जब होगा तब होगा। लेकिन इस तरीके से नहीं होता है इंटरनेशनल लेवल पे। हमें वो बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। ये एक डिप्लोमेटिक तरीके से होता है, डिप्लोमेटिक पॉलिसीज रहती है, एमओयूज बने हुए हैं भारत देश के और चाइना के बीच में। बहुत सारे एमओयूज है, जैसे 1996, 93, 96, 2013 में इस तरीके से डिफरेंट समझौते भारत देश और चाइना के बीच में बने हुए हैं। तो ये समझौता के उल्लंघन नहीं करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि आप एक बार देखते हो डोकलाम या गलवान वैली में जो हिंसा हुआ या डोकलाम में जो लड़ाई हुआ, आप देख सकते हो कि एक भी गोली नहीं चला। आज की डेट के बात अगर करते हैं, सदर्न टिप पे जो पैंगोन है वहां पे एक भी गोली नहीं चला, फिर भी हम लोग वहां पे ब्लैक टॉप पे अपना वर्चस्व वहां पे स्थापित कर लिया। तो ये जो हम लोग अपना वर्चस्व वहां पे बता रहे हैं या वहां पे अपना डोमिनेंस जो बता रहे हैं, ये एक भी गोली नहीं चला। क्यों? तो वहां पे थोड़े एग्रीमेंट्स ऐसे हुए हैं कि दोनों देशों से कोई भी कर सकता है, गोली नहीं चला सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं। तो अगर वो उल्लंघन करते हैं तो फिर ये इंटरनेशनल लेवल पे जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे फिर बदनामी होगी, उसी के साथ साथ सबको भुगतना पड़ेगा, डिफेम देखना पड़ेगा और इंटरनेशनली बहुत सारे कंट्रीज अपने नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये दोनों देशों के लिए पॉसिबल है, ये अपने अलोन इंडिया के लिए नहीं, दोनों देश के लिए। लेकिन भारत देश हमेशा से ये एमओयूज को, उनके अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हम साइन किए हैं, उनका अस्तित्व को जिंदा रखते हुए, उनका आदेश पालन करते हुए हम लोग कदम रखते हैं। लेकिन चाइना इस तरीके के एमओयूज को मानती नहीं है, उल्लंघन हर बार करती है। आप देख सकते हैं। इसीलिए आज हम अगर चाइना को देखते हैं, 18 ऐसे देशों से उसकी सीमा पे विवाद हो रहे हैं। थोड़े प्लेसेस उसने कब्जा कर लिया, थोड़े प्लेसेस कब्जा करना चाह रही है। ये विवाद अपने अकेले भारत देश ने 18 देशों से हो रहा है। अगर प्रॉब्लम इंडिया से रही होती तो हम मान सकते हैं कि हाँ भाई परेशानी इंडिया से, लेकिन 18 देशों से तो प्रॉब्लम इंडिया की नहीं, सबसे होना। तो ये इस तरीके से ये एक क्लैरिटी है कि चाइना का निगाह क्या है, उसका सोच क्या है, उसका करने और करने में अंतर है, बहुत अंतर है। तो इसे समर्थता से हमें आगे बढ़ते हुए, उसके पीछे ढकलते हुए आगे जा रहे हैं। हमारे प्लेस में हम ढटके ठहरे हैं। हम ना एलओसी के जो नियम है या कानून है उसको ना उल्लंघन कर रहे या कुछ और कर रहे। हम हमारे जगह पे, हमारे प्लेस पे हम अपना भारत देश का जो आंतरिक भूभाग है उस पे हम लोग ठहरे हुए हैं। अगर उस पे भी आके चाइना हमारा प्लेस है बोल के बोलते हैं तो हम पीछे हटने नहीं वाले। बस उसी बात पे ये विवाद है। तो ये इसीलिए तो बोल रहा हूँ, इस विवाद का जड़ है नेहरू जी अगर उस दिन टर्न स्टेप्स लिए होते तो आज ये विवाद स्थिति नहीं होती, ना ही विवाद होता था, ना ही ऑक्सीजन हमारे हाथ से जाता था। इसका पूरा जड़, इसका मूल्य जड़ जो है नेहरू जी के गलत डिसीजन के कारण आप देते हैं। यस, उनके गलत डिसीजन के कारण आज भारत को भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, इस पे अब सेना की क्या रूपरेखा रहनी चाहिए या क्या है, या क्या होनी चाहिए, बदलाव की आवश्यकता है या क्या रहेगी? देखिए, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, पैंगोन का जो ब्लैक टॉप पे हम लोग कब्जा किए हैं, आज हम लोग ने कब्जा की बात नहीं बोल सकते कि हमारा वर्चस्व वहां पे हम स्थापित कर जी, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों पड़ी? एक्चुअली ये ब्लैक टॉप है कहाँ पे? ब्लैक टॉप एक माउंटेन है। वो माउंटेन के पास हेलमेट टॉप करके दूसरा है। तो इस तरीके से हाइट्स बोल के बोलते हैं मिलिट्री के भाषा में। इस तरीके के जो पहाड़ी एरिया है उनको
यस, इन माउंटेन्स को और हाइट्स चार बोल के, के इन माउंटेन्स को हाइट्स बोल के बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे हाइट्स। तो इनमें से एक हाइट है ब्लैक टॉप। ब्लैक टॉप LAC के क्रॉस करके इंडिया के प्लेस में है, भारत का हिस्सा है। भारत का हिस्सा है। अब चाइना LAC को क्रॉस करके ब्लैक टॉप पे कब्जा करना चाह रही है। लेकिन ऐसा क्यों है कि वो ब्लैक टॉप पे क्यों देखना चाह रही है? मेन रीजन ये है, ब्लैक टॉप पे अगर कोई पहुंच जाता है, वो 15,000 15,000 फीट हाइट पे है। इतनी हाइट पे जाने के बाद वहां पे जितने भी एरिया है निगाह कर सकते हैं। निगाहबानी के लिए छोटा सा भी हरकत होता है, मिलिट्री मूवमेंट होता है, एक आदमी भी वहां से चल रहा है तो वो टॉप से क्लियरली दिख सकता है और हमला भी करने की तैयारी कर सकता है, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। पहली चीज। दूसरा चीज, जो फिंगर पॉइंट्स है F1 to F8, यहाँ से क्लियरली वो पूरा कब्जा में। तो F1 to F8 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब चाइना क्या बोलता है, LAC F1 से स्टार्ट होता बोल के बोलता है, भारत बोलता है LAC F8 से स्टार्ट होता है। ये विवाद की भी एक मुद्दा है। लेकिन जो ब्लैक टॉप पे जाता है वहां से इस तरीके से हो जाता है कि F1 to F8 उसके कब्जे में आ जाता है। क्लियर हो जाता है। तो वहां पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उसमें F4 फिंगर पॉइंट 4 है। फिंगर पॉइंट 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जियोस्टैटिकल गेम चेंजर है। वो एरिया आज ब्लैक टॉप के कारण वो एरिया भी भारत के वश में आ गया, सुरक्षित है। अब भारत के वश में क्यों है, भारत ऐसा स्टेप क्यों लिया, वो भी एक प्रश्न उठता है। ये प्रश्न इसलिए उठता है, लेकिन इस प्रश्न का जवाब ये है कि पहले तो चाइना के आर्मी ने वहां पे जाके पूरा सर्वेलेंस लगा दिया। सर्वेलेंस लगा के भारत देश के ऊपर कंप्लीट निगाह रख दी। अपनी मिलिट्री मूवमेंट क्या है, इस मिलिट्री मूवमेंट को रोकने के लिए क्या करना, उसने पूरी तैयारी रखा है। और उसका नेक्स्ट स्ट्रेटेजी ये था कि ब्लैक टॉप को कवर करना, ऑक्यूपाई करे। ब्लैक टॉप पे अगर ऑक्यूपाई करे, वहां से चसुल ऑक्यूपाई हो जाता था, चसुल रिवर ऑक्यूपाई हो जाता। वहां से उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका आइडिया था, DRBO रोड करके रहती है, उसके जरिए स्ट्रेट फॉरवर्ड कोराकरम को ऑक्यूपाई करने वाले थे। वहां से ले को ऑक्यूपाई करते, ले से सीधा लद्दाख को ऑक्यूपाई करने तक इनका स्ट्रैटेजी था। तो ये स्ट्रैटेजी हो सकता था अगर ब्लैक टॉप को। लेकिन ब्लैक टॉप पे भारत के SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस, जब हमारे रॉके एजेंट्स जो है चाइना का जो गतिविधि है उनको निगाह करते हुए, उनके गतिविधियों को समझ के अपने मिलिट्री को बोले। अपने मिलिट्री ने इमीडिएट एक्शन लिया, PMO को पूछे और PMO ने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको पूरे आदेश दिए, टाइमली नीड पे जो भी डिसीजन लेना है भारत के पक्ष में होने वाले हर एक डिसीजन आप ले सकते हो। आप PMO से परमिशन के लिए आप इंतजार नहीं कर सकते। आपके जो सुपीरियर्स रहते हैं, जो ऑफिसर्स रहते हैं, उनके आप आदेश के अनुसार आप आगे बढ़ सकते हो बोल के फ्री हैंड दे दिया। वो फ्री हैंड देने के कारण ये लोग सही तरीके से काम कर सके और वहां तक पहुंच सके और SSF के जो जवान है, जो मिलिट्री है, उस पर पूरा कब्जा कर लिए और अपनी मिलिट्री भी वहां पे चले गए। आज बात ब्लैक टॉप इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि यदि ब्लैक टॉप पे एक आदमी है, एक सैनिक है, नीचे से कोई अटैक कर रहा है, ऊपर से 10 आदमी को मार सकता है, तो ऊपर के एक आदमी को मारने के लिए चाइना को नीचे से 10 जवानों को रखना सही बात। तो आप एक बार सोचिए कि गैलवान वैली में जो अटैक हुआ उसमें तो जस्ट हमारे चंद जवान थे, एक एक जवान जमीनी तौर पे 10 लोगों के बारी पड़ रहा था। तो ब्लैक टॉप के ऊपर अपने जो SSF के और बाकी के जो मिलिट्री है, नॉर्मल लैंड पे गैलवान लैंड की जो बात कर रहा था मैं, वहीं पे अपना एक जवान उनके 10 जवानों के बराबर है। आज तो हम सुपीरियर पे, नॉर्मल कंडीशंस पे कि एक जवान अगर ऊपर रहता है, नॉर्मल कंडीशन की बात करो तो 10 के बराबर है। आज तो हम ऊपर भी है और नीचे 10 लोग की जरूरत पड़ती है तो 20 लोगों की जरूरत पड़ती है। तो 1:20 रेशियो पे जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है कि चीन को आगे बढ़ने में, और चीन अब आगे नहीं बढ़ सकता बिकॉज ब्लैक टॉप हमारे कब्जे में, और ब्लैक टॉप के जरिए से हम चीन के निगाह भी रख सकते हैं, चीन की गतिविधियों का पूरा निगाह लगा सकते हैं और आगे उन्हें बढ़ने नहीं देंगे। तो इस तरीके से पैंगोंग पे जो ब्लैक टॉप पे जो ऑपरेशन हुआ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बहुत अच्छा रहा इसकी वजह से, बहुत अच्छा रहा। और सबसे बड़ी बात है, चीन में एक वर्ड है मिज़ोन बोल के जी, उसका मतलब होता है फेस ऑफ, माने एक छवि जी, कि देश का एक छवि, उसे मिज़ोन। तो
चीन का एक छवि था कि हमारा मिलिट्री इतनी बड़ी है कि कोई भी देश हमसे भिड़ नहीं सकता जी। लेकिन हम इस गलतफहमी को, उसका जो घमंड था उसको चकनाचूर चूर कर दिया। चूर कर दिया। एक बार नहीं 3 बार कर दिया। हाँ, लगातार चलता रहा। लगातार 3 बार कर दिए। भाजपा का गवर्नमेंट आने के बाद 3 बार लगातार कर दिए। लगातार करने के बाद अब थर्ड टाइम ये होने के बाद उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि किस तरीके से हम इसका अब देखिए इसका प्रभाव जो है खाली भारत और चीन में नहीं है, चाइना में नहीं है, उससे 18 देश लड़ रहे हैं। 18 देशों का भी इंपैक्ट इसमें है। तो इसका समर्थन इसलिए आप देख सकते हैं ताइवान ने, अभी की बात है, आज की बात है, लेटेस्ट न्यूज की, ताइवान ने उसका एक मिसाइल को मार गिरा दिया। क्यों? ताइवान एक छोटा कंट्री है, फिर भी चीन का विरोध कर रहा है। सही बात है। वियतनाम है, छोटा सा देश है, लेकिन वो भी विरोध कर रहा है। वियतनाम इज अ वेरी पावरफुल कंट्री, दो इट इज अ वेरी स्मॉल नेशन, बहुत छोटा नेशन है लेकिन बहुत पावरफुल कंट्री, उसने अमेरिका को नहीं छोड़ा। सही बात है। लेकिन आज इन देशों को भी वीक पड़ गए, लेकिन भारत देश से उनको आज एक हिम्मत मिल रही है, विश्वास मिल रही है और हिम्मत मिल रही है कि भारत देश जिस तरीके से मुकाबला कर रहा है ये काबिले तारीफ है। क्यों बोले तो चीन का हमेशा से ये घमंड था कि हमारे पास विश्व में सबसे बड़ा मिलिट्री है, लेकिन आज चीन को उसका औकात बता दिए कि नंबर की बात नहीं, नंबर की गेम है। वॉर जब होती है ये नंबर गेम नहीं रहता है, ये हौसले की गेम है। और भारत देश का जितना हौसला है, हम और 100 ऐसे नंबर्स को बढ़ाए तो भी भारत को हम तोड़ नहीं सकते। उसको एक उनको भी एक विश्वास हो गया। इसलिए आप देख सकते हैं चीन के जो विदेश मंत्री है, मंत्रालय है, उन्होंने 5 स्टेटमेंट्स दिए। जब ये 31 को जो लड़ाई चल रहा था वहां से 5 स्टेटमेंट्स दिए। पहले तो वो लोगों ने रिक्वेस्ट किया, फिर उसके बाद थोड़ा गंभीर तरीके से बोले, फिर उसके बाद वो लोग धमकाए, फिर उसके बाद धमकाने के बाद उनको समझ में आ गया भारत देश सारी नीतियों पे उन्होंने कोशिश करी। फिर उसके बाद वो लोगों ने थोड़ा पीछे हटके उन्होंने बोला ठीक है हम थोड़ा पीछे हटते, आप भी थोड़ा पीछे हट जाओ। मतलब शुरुआत उन्होंने की, वापस शुरुआत उन्होंने की, फिर वो अब आज रिक्वेस्टिंग मोड पे आ गया। ये देखना चाहिए, बैक फुट पे आ गया, बोल रहे कि हाँ ठीक है हम थोड़ा पीछे हटते, आप भी पीछे हटे। हम क्यों हटे? अब बात ये है हम क्यों हटे हमारी जमीन से। बात ये है अब भारत देश एक अलग तरीके की रणनीति कर रही है। अब से 1962 का जो गवर्नमेंट है, जो भारत था, आज का भारत एक नया भारत है, एक नया इतिहास रचाने वाला भारत है। आज का भारत किसी के बाप को सुनने वाला नहीं है, ऐसा भारत है बोल के उसको बता दिए कि आज का भारत किसी भी मिलिट्री एक्शन के लिए रेडी है। इट इज नो मोर अ डिफेंसिव भारत, इट इज एन ऑफेंसिव भारत बोल के एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज चाइना को मिला है। आज ड्रैगन पीछे चले जा रहा है, उसका श्रेय कंप्लीट अपने इंडियन आर्मी को जाता है। इंडियन आर्मी का जो हौसला है, विश्व का द बेस्ट हौसला इंडियन आर्मी के पास है बोल के आज चीन को उसका औकात बता दिया। और ये हो पाया ओनली बिकॉज भारत देश में एक सक्षम और सही गवर्नमेंट रहने के कारण। मैं भारतीय जनता पार्टी से इसलिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ, एक आम नागरिक होते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि ये गवर्नमेंट ने चाइना को उसका औकात बता दिया और नया भारत का विश्व रूप बताने वाला एक संदेश पूरे विश्व को दिया बोल के मुझे अत्यंत गर्व हो रहा है। तो अभी हमें सोचने की बात है आज चाइना क्या कर रही है, चाइना की पॉलिसी क्या है जी। चाइना की पॉलिसी कभी भी 3 तरीके की पॉलिसी रहती है। पहला पॉलिसी उसका होता है 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, कि वो हमेशा से ये करता है कि 2 कदम आगे आता है और जब बातचीत चलते हैं ठीक है हम थोड़ा पीछे के अंदर, फिर ठीक है हम थोड़े पीछे हटते हैं, वो थोड़ा पीछे हटते हैं। 5 कदम तो अगर मान के चलो 10 किलोमीटर आ गया है, ठीक है हम 10 किलोमीटर आ गया ना, हम पीछे हटते हैं, ठीक है 5 किलोमीटर, लेकिन 5 किलोमीटर तो गया। तो इस तरीके से कांग्रेस गवर्नमेंट में हम लोगों ने बहुत सारा जमीन खोया और तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी बोले कि ये जमीन तो हमें कुछ काम की नहीं है, वो बंजर जमीन है, ऐसा कि उनकी वर्णन है। और वो भी पार्लियामेंट के अंदर बोले, अक्षय चिन्ह के बारे में पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने ये भाषण दिए थे। लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक गेम प्लेयर जमीन था जो उनके पास गया है। हाँ, आशा करते हैं कि आने वाले समय में वो प्लेस भी हम अक्षय चिन्ह हमारा है, हम दावा करते हैं आज भी, हम दावा तो ऑलरेडी हम इंटरनेशनल लेवल पे करे हैं और आगे भी ये होगा कि हम उस जमीन को वापस लें। दूसरा होता है उसका स्ट्रैटेजी 1 palm 5 fingers करके, कि ये स्ट्रैटेजी एक रहती है, उसके साथ साथ एक और स्ट्रैटेजी रहता है उनका निबलिंग एंड नेगोशिएटिंग बोल के होते हैं। अभी जो उसका परिस्थिति है निबलिंग एंड नेगोशिएटिंग में क्या होता, एक तरफ से मिलिट्री एक्शन करते रहेंगे और दूसरा तरीके से डिप्लोमेटिक बातचीत जो होना वो डिप्लोमेटिक पॉलिसी चलता रहेगा। तो आज डिप्लोमेटिक पॉलिसी भी हो रही है, इवन नाउ द डिप्लोमेटिक पॉलिसी इज गोइंग ऑन। लेकिन भारत देश के जो
अधिकारी हैं, मिलिट्री के जो अधिकारी हैं, वो क्लियर कट बोल दिए। आज भी, कल भी इनके बारे में हाई लेवल मीटिंग हुआ, सेना के अधिकारियों के हाई लेवल मीटिंग हुआ सेना की तरफ से, और अपने कमांडर लेवल की मीटिंग्स हुए, 8 घंटे मीटिंग हुआ, लेकिन कुछ भी उसका नतीजा नहीं हुआ। क्यों? तो वो बोलते हैं कि आप पीछे हट जाओ, हम भी पीछे हटते हैं। जैसे मैं बोला कि 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप, या निबलिंग एंड नेगोशिएटिंग, वही पॉलिसी चली। तो भारत देश आज क्लियरली समझता है उसका पॉलिसीज क्या है, ये पॉलिसीज अच्छी तरीके से समझती है। इसलिए भारत देश आज उस पॉलिसी के उस छारे पे गिरने वाला नहीं है। इसीलिए भारत देश आज स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफेंसिव तरीके पे है। इसलिए ड्रैगन के अंदर के मुंह से जो जहर निकल रहा था उनसे नहीं निकल रहा है, लेकिन अपने भारत के अंदर के जो पॉलिटिशियन थे उनसे आज निकल रहा है। उसके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं, लेकिन आज के डेट पे भारत एक ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी पे जा रहे हैं, वो चाहे इकोनॉमिकली रहने दीजिए या मिलिट्री के तौर पे रहने दीजिए। आज हम एक पॉसिबल एंड बहुत प्रोफाउंड स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे भारत है। ये मैसेज पूरे विश्व में गया। अब विश्व में छोटे से छोटा देश भी ये मान रहा है कि हाँ, चाइना को हरा सकते हैं। तो भारत बस हिम्मत रहना चाहिए। और आज देख सकते हैं पाकिस्तान की कुछ औकात ही नहीं है, पाकिस्तान कुछ बात भी नहीं कर रही है। क्यों बात नहीं कर रही है? कि वो तो उसका बाप चाइना समझ रहा था, लेकिन चाइना को भी हम बता दिए कि उसके भी बाप हम हैं, कि हमें खामोश रहना पड़ेगा। तो इस तरीके का एक इंटरनेशनल स्तर पे बातचीत चल रही है, और एक भारत देश का एक बहुत ही बढ़िया छवि आज बनी हुई है मिलिट्री स्ट्रैटेजी पूरे विश्व स्तर पर। अच्छा, एक चीज बताइए, राहुल गांधी कहते हैं कि भारत की जमीन चाइना के पास जा रही है और सेना हमारी पीछे आती जा रही है। आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? ये एक डिसीज का नाम है ऑटिज्म करके जी। ऐसा लगता है कभी कभी राहुल गांधी को ऑटिज्म ग्रस्त आदमी है बोल के लगता है, ऑटिज्म डिसऑर्डर पर्सन है बोल के लगता है। भाई ये चीज इसलिए बोलना पड़ रहा है कि आदमी ग्रो हुआ, लेकिन मानसिकता ग्रो नहीं हुआ, या उनका दिमाग ग्रो नहीं हुआ, वो समझ में आता। वो इतिहास भी नहीं पढ़ते, वो अजीब प्रॉब्लम है कि वो इतिहास भी नहीं पढ़ते। वो कुछ बोलने से पहले विश्लेषण क्यों नहीं करते, वो समझ में भी नहीं आता। वो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, बड़े पार्टी का, उनके बड़े पार्टी का, वो लोग सोचते हैं बड़े पार्टी, उनके बड़े पार्टी का एक नेता है, तो वो ऐसे बचपना हरकत क्यों करते समझ में क्यों? ये सारी चीज इसलिए बोलना पड़ रहा है। यही कांग्रेस पार्टी, यही राहुल गांधी और शी जिनपिंग दोनों के बीच में भारत देश की तरफ से और चाइना की तरफ से अंडरस्टैंडिंग होती है, एक एमओयू होती है। क्या बोल के होती है? हम अपने मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरे आदान प्रदान करेंगे, करार, यस, हम एक्सचेंज करेंगे। अरे आप कैसा करोगे यार? आपसे 1962 में वॉर हुआ, उस वॉर में हम हार गए, वो भी नेहरू के गलतियों के कारण हार गए। उसके भी फिर कभी बात कर सकते हैं, लेकिन वो भी क्लियर नेहरू के गलतियों के कारण हार गए। और बार बार वो ह्यूमिलिएट करते रहता है, बेइज्जत करते रहता है कि 1962 में जिस तरीके से हरा दिए, फिर वही नौबत आएगा भारत देश को बोल के। हर बार वो ठान खींचते रहता है इंटरनेशनल स्तर पे। हम एक कदम उठाए तो वो 10 कदम हमें पीछे खदेड़ते रहता है हर चीज में। आप इस तरीके के देश से किस तरीके से आप एक एमओयू बनाएंगे? मेरा पहला प्रश्न। दूसरा मेरा प्रश्न है, 1993, 1996, 2013 में भाजपा तो सरकार में नहीं थी, आपकी ही सरकार थी, या आपका अलायंस सरकारें थी। आप ही के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुआ था, चाइना और इंडिया के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनाए कि ये जो गलवान वैली और ये जो रीजन एलएसी में, वहाँ पे कोई भी एक्सप्लोसिव यूज नहीं करेंगे और कोई भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने नहीं देंगे जिसके विवाद बढ़े और वो वॉर के युद्ध के कगार पे पहुंचे। ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग आपने किया। और आज आप ही पूछते हो कि वेपन्स क्यों यूज नहीं करें जी, गन्स क्यों यूज नहीं करें? उन्होंने पूछा था ये चीज। और आज आप बोलते हो कि हम जमीन छोड़ के पीछे जा रहे हैं। अरे कहां पे हम लोग पीछे गए? हम तो आगे बढ़े। आपके राज्य में तो F1 to F8 तक हमारी कुछ अस्तित्व ही नहीं थी। ब्लैक टॉप पे आज हमारी अस्तित्व है, हम खड़े हैं, भारत का झंडा है वहां पे। वहां से पूरा चाइना को हम देख सकते हैं। आपके टाइम पे तो अक्सर चिन गया भैया। आपके टाइम को कंप्लीट भारत और चाइना के बीच में जो लैंड है 80,000 स्क्वायर किलोमीटर का प्लेस खोया है। ये कांग्रेस के गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ।
आपके टाइम पे तो मनमोहन जी को तो पता ही नहीं था कि चाइना के मिलिट्री ने बहुत सारे प्लेस पे कब्जा करा बोल के। आपके टाइम पे तो पता ही नहीं था, जब तक मिलिट्री के जनरल आके आपको बोले तब तक कुछ कर ही नहीं सकते थे, और वो भी प्लेस चला जाता है। और उल्टा आपने मनमोहन सिंह ने ये प्रपोजल लगाया कि अभी ये जो पैंगोन ये प्लेसेस है ना, ये प्लेसेस चाइना को दे देंगे बोल के प्रपोजल लगाया था। ये हम नहीं बोल रहे, ये ऑन रिकॉर्ड की बात बोल रहा हूं मैं। और ये कौन लगाया? अपना मनमोहन सिंह ने लगाया था। लेकिन मिलिट्री ने बोला कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है, हम आपकी भी बात नहीं मानेंगे, हम देश की सुरक्षा के लिए हम जाके लड़ेंगे। तब जाके ये लोगों ने पीछे हटा। और किस मुंह से आज बोलते हो कि बीजेपी फेलियर है, जमीन छोड़ रही है? हम तो डट के ठहरे हैं, हम तो आगे बढ़ के डट के ठहर के वो प्लेस को कब्जा करें। और बड़ी बात है, एक भी गोली नहीं चला, बिना गोली चलाए, बिना गोली चलाए स्थापित करना। यस, आपके टाइम पे तो वॉर हरा दिया आपने, आपके स्ट्रैटेजीज के कारण हार गए। आपको पता नहीं शायद, वो टाइम पे जो मिलिट्री था, ब्रिटिश ट्रेन्ड मिलिट्री था। ब्रिटिश ट्रेन्ड मिलिट्री उन्हीं से सिखाया हुआ। यस, वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्रीज। चाइना को भी डर था कि हम हार जाएंगे। फिर भैया हम हारे क्यों? क्यों बोले तो इनके स्ट्रैटेजीज ऐसे थे, एयर फोर्स को उन्होंने समय पे भेजा ही नहीं। ऐसे बहुत सारे हैं, अगर इतिहास में जाओगे तो पता चलेगा। आप इतिहास पढ़ते नहीं, आपके इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, और जो मुंह में वो बोल देते हो। तो अभी जनता जो है समझ चुकी है, प्रजा जो है पहले की तरह 1962 के प्रजा नहीं है, टेकी प्रजा है आज। इंफॉर्मेशन इज ऑन फिंगर टिप्स। तो डेफिनेटली वो लोग जानते हैं कि क्या हुआ, नेशनलिस्ट बढ़े, आज प्रजा में देश के प्रति भक्ति श्रद्धा बढ़ी है, विश्वास बढ़ी है, नेशनलिस्ट बने हैं। आप एंटी नेशनल की बात करोगे, मेरी सीधी सीधी प्रश्न है, जब डोकलाम हो रहा था, आप लोग कंप्लीट, आपके पूरा खानदान, माँ बेटा, पूरा परिवार, वाद्रा परिवार पूरा, अच्छा वाद्रा परिवार पूरा उनके बच्चों के साथ चाइना में पार्टी कर रहे थे। पहले तो बोले नहीं, हम नहीं करे, हम चाइना गए नहीं। लेकिन जब प्रूफ्स बाहर निकले, हाँ हम गए थे। अरे क्यों गए भाई वो? आप ऐसा क्या बात थी कि वहां पे डोकलाम के समय गए? और क्या बात करें, क्या समझौता हुआ आप दोनों के बीच में? क्या यही समझौता हुआ कि ड्रैगन के अंदर से जो आग निकलेगी वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के मुंह से निकलेगा, या सोनिया गांधी जी के मुंह से निकलेगा? क्या यही समझौता हुआ? क्या समझौता हुआ बताइए जनता को। पूछता है भारत, डेफिनेटली पूछता है। आज लोग पूछ रहे हैं, आप हमें क्या पूछ रहे हैं? आप इस चीज का जवाब दीजिए। भारत सरकार तो आज भी खड़ा है। आपको ना भारत सरकार के ऊपर विश्वास है, ना मिलिट्री पे विश्वास है, ना रॉ पे विश्वास है, ना भारत के उच्चतम न्यायालय पे विश्वास है। फिर किस पे विश्वास है? आपको कम्युनिस्ट पार्टी पे विश्वास है, आपको चाइना पे विश्वास है। तो इसलिए उनका आग यहां पे उगलते रहते हो। आप चाहते क्या हो? आप नेशनल बोलते क्या? यही नेशनलिज्म है क्या? आज की युवा पूछ रहा है। ये मेरा प्रश्न है राहुल गांधी का। इन प्रश्नों का जवाब नहीं रहता है उनका, लेकिन भारत के खिलाफ बात करना चाहता। तो आज की स्थिति भारत सुदृढ़ मानते हैं, सक्षम मानते हैं। क्या भारत की स्थिति में कोई बदलाव आने की उम्मीद है कि और कुछ बदलाव नए आने की स्थिति है? क्या आपको नहीं लगता है कि भारत बदला है? बदला है, ये बात मैंने कही आपसे। जी, मेरी भारत, अपनी भारत बदला है। इसलिए तो इंटरनेशनल स्तर पे भी बोलते हैं 1962 का भारत नहीं है, ये नया भारत है। नया भारत, नई सोच, नई उमंग से आगे बढ़ने वाली भारत है। हाँ, मिलिट्री स्ट्रेटजी पे पहले हम डिफेंसिव होते थे, आज हम फ्रंट फुट ऑफेंसिव भारत बन गए। आज कोई नजर उठाता है भारत के तरफ तो हम उसे उसका जवाब, उसके औकात भी बताने वाले कंडीशन में रहने वाली भारत है। आज कोई हम पे एक मारते हैं तो हम उसको उसी के भाषा में जवाब देने वाले पोजीशन में हम भारत है। इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक, और आज डोकलाम, गैलवान वैली और आज का पैंगोन ब्लैक टॉप को कब हमारा वर्चस्व स्थापित कर सके। ये एक नया भारत की सोच है, एक नया दिशा में जारी है भारत। भारत आज
विश्व गुरु बनने के कगार पे अपना यात्रा स्टार्ट करी है और बहुत ही जल्द इस कगार पे भी पहुंच जाएंगे कि भारत विश्व गुरु। और रही बात जो मिलिट्री स्ट्रेटजी बनती है, आने वाले समय में अक्षय चिन्ह भी भारत का बन जाएगा और POK भी भारत का बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बस ये समय की बात है कि थोड़े स्ट्रैटेजीज हैं, उस स्ट्रैटेजीज के बाद ये स्तर पे हम पहुंचेंगे। जिस प्रकार से POK है, माना जाता था कि POK क्या IOP कभी हो सकता है क्या? देखिए, इंडिया ऑक्युपाइड पाकिस्तान, भारत की प्रजा तो बहुत चाहती है जी, लेकिन हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा जी। 1948 में तो लाहौर तक चले गए, तभी हो गया था। इसीलिए मैंने आपसे पूछा। बोल रहा हूँ, इंडिया ऑक्युपाइड पाकिस्तान तो तभी हो गया जी। लेकिन तब के जो असमर्थ, इनएफिशिएंट, इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट, इनएफिशिएंट, इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट जो थे, वो उनके कारण अननेसरली यूनाइटेड नेशन बाकी के वगैरह वगैरह इंटरफेरेंस रहने के कारण और एफिशिएंट गवर्नमेंट नहीं रहने के कारण वापस आ जाना। आगे तो आगे थोड़ा प्लेस भी छोड़ के आगे। हाँ, जबकि पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। एग्जैक्टली। लेकिन कभी भी याद रखिए, भारत अनवांटेडली, इसका हिस्ट्री है, भारत देश का हिस्ट्री है कि कभी भी हम आगे किसी देश पे किसी देश पे अटैक नहीं करते। जवाब देना जानते हैं, जवाब देना जरूर जानते हैं और जवाबी हमले में जीतना भी जानते हैं। बस ये भारत देश जो है, इट इज नॉट ए मेल, इट इज फीमेल। माता है, भारत माता है। भारत माता में हृदय बड़ा है, हृदय बड़ा है, अत्यंत प्रेम सद्भावना है। तो ये सभी को अपना बच्चा मानती है, भारत बच्चा मानता है। इसलिए सनातन धर्म भारत देश से जुड़ा हुआ है। चाहे वो अलग हुए लेकिन है तो सनातन, अपने बच्चा ही है। इसलिए तो जब भी समय आता है बार बार याद दिलाना पड़ता है कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है जी। उसका अब तक 4 बार याद दिलाए और 4 बार उनको अभी एहसास धीरे धीरे हो जाएगा। एहसास हो गया। इसलिए आजकल कुछ ज्यादा न्यूज चक रही है पाकिस्तान। हाँ, अगर कभी पाकिस्तान अटैक करती है तो ये वो समय दूर नहीं रहेगा कि IOP होने में समय दूर नहीं रहेगा, परंतु भारत कभी भी पहले अटैक करके इस तरीके का नाजायज फायदा कभी नहीं उठाएगा। हाँ, अगर अटैक हुआ, देयर इज नो क्वेश्चन, भारत देश जवाबी हमला देगा और आगे भी बढ़ेगा। लाहौर और सब चीज हमारा हो भी सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है उसकी हरकतों पर। उसकी हरकत। अगर वो अच्छा बनता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो फ्रेंडली रिलेशन रखने के लिए, डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने के लिए, आपको अपलिफ्टमेंट करने के लिए भारत सरकार रेडी है। आज की भारत सर्वभवन्तु सुखिनः विश्वास करने वाला, विश्वास करने वाला भारत है। आज भी हम रेडी हैं, यदि हैंड इन हैंड चलने के लिए रेडी, हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ने की कोशिश करने की आपकी प्रयास है। हम पहले हाथ बढ़ाएंगे, हम बढ़ा चुके भी कई बार। जब वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, हाथ बढ़ा चुके, लेकिन आपने नफरत फैलाई, आतंकवाद में बहुत बड़ा। तो इसलिए आप आज रोकने के लिए हमें इसे ठोस कदम उठाना पड़ रहा है। ठीक है, आज नहीं कल वो सुधर जाएंगे, तब डेफिनेटली उनके क्षेत्र में। आपको लगता है वो सुधर जाएंगे? आशा तो है, सुधारेंगे अगर नहीं सुधरे। ये आपकी बात जरूर सहमत हूं मैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 118 ऐप्स को बंद किया गया अभी हाल ही में जी। क्या इसका प्रभाव रहेगा? क्या इसकी स्थिति करना सही था और इसका क्या इसका लाभ मिलेगा या उसके अपने को कोई नुकसान है उसमें? जी, मैं आपको बोला था कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप होती है जी। व्हेन देयर इज अ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, युद्ध जब होती है वो जरूरी नहीं कि हम गन पकड़ के या बम कई तरीकों से, रणनीति सारी तरीकों से युद्ध होता है, लेकिन न्याय तरीके से हमें युद्ध करना है जी। सो भारत देश हमेशा से एक न्याय के तरीके से ही, धर्मबद्ध होते हुए ही युद्ध करे। शास्त्रार्थ, यस, धर्मबद्ध होते हुए ही युद्ध करे। इसलिए भारत देश किसी भी देश पे कब्जा नहीं करा सकता, वरना बहुत सारे देश भारत देश के गुलाम होते थे शायद, लेकिन आज कभी ऐसा नहीं करे। तो उसी तरीके से ये इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज में इकोनॉमिक वॉर बोलते हैं इसे। इकोनॉमिक वॉर थ्रू आउट वर्ल्ड चल रहा है जी, हर देश पे, दूसरे देश पे ये चल रहा है। तो इकोनॉमिक वॉर में पहले तो ये जो ऐप्स है, ये ऐप्स भारत के युवा को एक गलत दिशा पे लेके जा रहे थे। जैसे PUBG रहने थे, बाकी के दूसरे ऐप्स या टिकटॉक रहने, गलत दिशा पे लेके जा रहे थे। और इससे जो इकोनॉमी जनरेट हो रहा था, उस इकोनॉमी से चाइना फिर हमारे ऊपर ही हथियारों को यूज करके हमारे भारत देश को कब्जा करना चाहता है। तो ये कहाँ तक सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी नुकसान था, सुरक्षा की दृष्टि से भी हमें नुकसान था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात था, इसमें जो डाटा फीड कर रहे हैं
ये डाटा पूरा चाइना को यूज हो रहा था, ऑटोमेटिक उसको बिना चाहे मिल रहा था। अगर टिकटॉक की बात करते हैं, टिकटॉक अगर हम ऐप डाउनलोड करते हैं, हमारे पूरा निजी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरा उसका नहीं चला था। तो इस तरीके से क्या होता, एक एग्जांपल बताता हूँ जी। अगर किसी मिलिट्री वाले को कोई अच्छे पोस्टिंग पे है, कुछ निगाह के काम कर रहा है, या उसका काम होने के बाद वो रेस्ट ले रहा है, वहाँ पे वो वीडियो गेम खेल रहा है और रात भर नहीं सो पाए फॉर एग्जाम्पल, सही बात है। फिर सवेरे उठने के बाद अगर उसे जाना है तो प्रॉब्लम है। और नुकसान सबसे होता है। इम्पोर्टेंट बात है कि वो मोबाइल साथ में लेके गया, तो मोबाइल साथ में लेके गया तो ये तो एक्चुअली ऐप डाउनलोड करा जी। लेकिन ये ऐप डाउनलोड करते इसका पूरा इन्फॉर्मेशन इसको सारा सामने वाले के पूरा पास उसका चला चले जाएगा। सही जाएगा, बात। तो उसको समझ में आ जाएगा कि कौन से लोकेशन में कितने मिलिट्री वाले हैं, वो भी समझ में आ जाएगा, लोकेशन क्लियर हो जाएगी। यस लोकेशन क्लियर हो। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके कारण भारत देश को नुकसान होने के चांसेस हैं। तो उसी के साथ साथ इवन इकोनॉमिकली भी हमें बहुत नुकसान हो रहा है। तो इस इकोनॉमिकल वॉर जो हम वेज कर रहे हैं, और चाइना को उनका अवकाश बताना भी जरूरी है कि यदि आप भारत देश को नुकसान पहुंचाने की बात करोगे तो ठीक है, हमें इकोनॉमिकली और हर तरीके से हर स्तर पे हम उसका मुकाबला करेंगे और उसका जवाब देंगे, उसके प्रश्न का उसी के अंदाजे में जवाब देना हम जानते हैं। उसी का एक प्रक्रिया है। और थोड़े ऐप्स में तो इसलिए भी बंद करना पड़ रहा है कि जो भारत सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो नहीं करने के कारण जो सिक्योरिटी थ्रेट है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसलिए भी थोड़े ऐप्स को निकाल देना पड़ रहा है। हाँ, ये बात अलग है। अब एक और चीज़ भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ऐप्स निकालने के कारण ऐप का वेरीफाई तो करना पड़ेगा। तो अब भारत के, इंडिया के जो नए युवा हैं, नए पीढ़ी है, जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं और तो आगे बढ़ेंगे, उसका फायदा मिलेगा। तो उनको भारत से अवसर दे रहे हैं कि आप इस तरीके के ऐप्स बनाओ, ठीक है, लेकिन उसमें भी फिर कंडीशंस अप्लाइड है, गाइडलाइंस हम जारी करेंगे कि किस निबंध से आपको बनाना पड़ेगा ताकि उसे सोशल, साइकोलॉजिकल और जो सोशल रिलेशन है वो खराब ना हो और साइकोलॉजिकली लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर इफेक्ट ना हो। इस तरीके से थोड़े गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस के अंतर्गत रहते हुए मनोरंजन, एंटरटेनमेंट करते हुए आप सोसाइटी को बेनिफिट होने वाले जो ऐप्स हैं उस तरीके के ऐप्स बना सकते हो बोल के गाइडलाइंस आने वाले वेरी सुन वो इस तरीके के गाइडलाइंस भी आएंगे। बाद में उसके प्लेस अपना भारत उन्नति की ओर ज्यादा अग्रसर होगा और उसका इकोनॉमी इंडिया को ही आएगा, इंडिया ही आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके की एक रणनीति है और ये रणनीति पे मैं मानता हूँ कि भारत आगे बढ़ेगा और देरी से हुआ पर अच्छा हुआ, 100%, उसमें कोई शक ही नहीं है, अच्छा ही हुआ ये ऐप्स के हद तक। धन्यवाद दीपक जी, आप नवभारत समाचार के स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद।